हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो मिशन 100 क्लास 12th अकाउंटेंसी में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज डिफरेंट चैप्टर्स से रिलेटेड है। एमसीक्यू एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके एग्जामिनेशन में इसका आता है। जैसे कि हम बात करें आरबीएससी एग्जाम्स की, तो 18 मार्क्स के आउट ऑफ 80 ये केवल और केवल एमसीक्यूज आपके आते हैं। ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से और कुछ है सैंपल पेपर से भी, राइट। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज होने वाले हैं, तो बने रहिएगा क्लास में लास्ट तक। और अगर आपको इनके आंसर साथ के साथ आते रहते तो आप एक नोटबुक में ए बी सी डी विच एवर इज द करेक्ट ऑप्शन आप उसको साथ के साथ लिख भी सकते हैं। लास्ट में चेक कीजिए कि कितने आपके क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, कितने गलत हैं। उसके हिसाब से देखिए कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी अभी तक है। मैं आशा करता हूं कि इस साल मिशन 100 में आप हमारा पूरा पूरा सहयोग देंगे और यस डेफिनेटली एक नहीं दो नहीं कई सारे बच्चे मिशन 100 की मदद लेकर के बढ़िया से बढ़िया नंबर्स लेकर के आएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। सो फॉर फर्स्ट चैप्टर जो हम उठाएंगे वो रहेगा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप नहीं है वो आपको बताना। क्या म्यूचुअल एजेंसी है, क्या वो लिमिटेड लाइबिलिटी है, क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग है, या फिर इज इट जॉइंट ओनरशिप। विच इज द करेक्ट ऑप्शन। यस डेफिनेटली जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं बेटा, तो लिमिटेड लाइबिलिटी ये पार्टनरशिप में नहीं होती, राइट। पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं देखी जाती, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी देखी जाती है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। इन अ पार्टनरशिप द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज गवर्न बाय। देखिए एक पार्टनरशिप है, मैंने बताया था कि मैंडेटरी नहीं है, बट यस डेफिनेटली इट इज ऑलवेज एडविजिबल टू मेक अ पार्टनरशिप डीड। हमेशा आपको बनानी जरूरी है, बनाएंगे तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो यहां पर भी यही बोल रहे हैं भाई, इन अ पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज गवर्न्ड बाय, कि जो 1 2 3 4 जितने भी पार्टनर्स हैं आपस में क्या रिलेशनशिप इनका रहने वाला है, ये किस चीज के द्वारा तय किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसको हम AOA कहते हैं, जानते होंगे आप इसके बारे में, राइट। सेकंड इज पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इसी को हम पार्टनरशिप डीड भी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। देन वी हैव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच इज MOA, या फिर लास्ट ऑप्शन दैट इज कंपनी लॉ। देखिए पार्टनरशिप पर ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है, राइट। तो कंपनी लॉ विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन, डेफिनेटली नॉट। सो वेदर इट कैन बी MOA और पार्टनरशिप अग्रीमेंट। डेफिनेटली जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इतना कंफ्यूज होना नहीं है, वहां पर सीधा सीधा आंसर आपका क्या आएगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सो फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन विल बी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक है, होप आपने सही आंसर गेस किया होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द next question, that is in the absence of partnership agreement profits and losses shared equally, this is in accordance with। ये बात हम सभी जानते हैं, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है तब तो हम उसको एक अग्रीड रेशियो में बांटते हैं, प्रॉफिट्स को और लॉसेस को भी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तब हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट्स को भी और लॉसेस को भी। लेकिन ये चीज हमें बताई किस, कहां से आई है, ये कहीं लिखी हुई होगी, कोई एक्ट होगा, तो वो एक्ट कौन सा है? क्या वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, और इट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनीज एक्ट 2013, या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यस डेफिनेटली इट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। ईयर याद रखें क्योंकि ईयर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी टू। कोई भी पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो क्यों बनाई जाती है, क्यों नेसेसरी है? डेफिनेटली प्रोटेक्ट द पार्टनर्स राइट्स एंड डिफाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी, की आपकी क्या अधिकार है, राइट, आपकी क्या ड्यूटीज हैं, ये सब डिफाइन करने के लिए, या फिर इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर फॉर्म अ कंपनी फॉर्म करने के लिए, और लास्ट ऑप्शन विच इज चेंज द नेचर ऑफ द बिजनेस। डेफिनेटली आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने के लिए, राइट्स बताने के लिए ही पार्टनरशिप डीड को बनाया जाता है, राइट। हियर वी हैव द नेक्स्ट वन। So it says the partner's capital can be increased or reduced based on। किसी भी पार्टनर की कैपिटल को आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे घटा सकते हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
चेंजेस इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट कि भाई हम पार्टनरशिप अग्रीमेंट में चेंज करते हैं और द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, या फिर द पार्टनर्स विल्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं इसकी द कंपनीज एनुअल परफॉर्मेंस। सो डेफिनेटली कैपिटल कैन बी इंक्रीज और रिड्यूस बेस्ड ऑन किस पर होता है कि भाई जितना भी हमारा पार्टनरशिप का अग्रीमेंट बना हुआ है कि जरूरत पड़ने पर कौन कितना पैसा लेकर के आएगा, कौन ला सकता है, वो सब चीजें अग्रीमेंट में ऑलरेडी रिटर्न होती है, उसी के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट अनलेस अदरवाइज अग्रीड। केवल क्वेश्चन में लिखा हुआ है आईओसी टू बी प्रोवाइडेड, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा है। 1932 पार्टनरशिप एक्ट आपको ये बताता है कि वास्तविकता में आईओसी एक बाय डिफॉल्ट परसेंटेज से भी आप दे सकते हो। वो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज जो आती है दैट इज 6% पर एनम। बेटा याद रखेंगे 6% पर एनम, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, which of the following would not be included in the partnership capital account। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे हमने। राइट, दो तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अपन, याद करिए। जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। जब फिक्स्ड कैपिटल होती थी तो हम दो पार्ट्स में पार्टनरशिप अकाउंट को बांटते थे। पहला था पार्टनर्स का करंट अकाउंट, सेकंड था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती थी तो केवल एक ही पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनता था। याद है आप सबको? यस डेफिनेटली। तो वहां पर कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं लिखी जाती है? सो वेदर इट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर शेयर ऑफ लॉस, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो डेफिनेटली पार्टनर का जो लोन अकाउंट है बेटा, इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं। ओके, सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। If a partners capital account shows a debit balance, it means किसी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस दिख रहा है, डेबिट साइड में बैलेंस दिख रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है? डेफिनेटली द पार्टनर हैज विथड्रॉ, कि क्या पार्टनर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उससे कहीं ज्यादा उसने विथड्रॉ कर लिया है, वेदर इज इट द केस, और द पार्टनर हैज कंट्रीब्यूटेड मोर देन द शेयर ऑफ कैपिटल, कि भाई पार्टनर का जितना शेयर ऑफ कैपिटल बनता है उससे कहीं ज्यादा उसने कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, क्या इसका आंसर है? और इट इज द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू मोर प्रॉफिट, कि भाई पार्टनर को और ज्यादा प्रॉफिट दिया जाना चाहिए, या फिर लास्ट ऑप्शन दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस इज जीरो। तो यस डेफिनेटली जब भी डेबिट बैलेंस गिवन हो, एक ही बात याद रखेंगे, दैट मींस यू हैव विथड्रॉन मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो फॉर अस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी है जो कि हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा, और उनको भी हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द थ्योरी पार्ट ऑफ द एमसीक्यूज। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। अगर पार्टनर का कोई लोन है फर्म पर, तो डेफिनेटली उसको हम कैसे शो करते हैं? क्या किस बैलेंस शीट में अगर हम शो कर रहे हैं तो कहां उसको लिखा जाता है? सो वेदर इट इज करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इट इज फिक्स्ड एसेट्स, या फिर कैपिटल अकाउंट। सो डेफिनेटली आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। पार्टनर्स के लोन को भी हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की तरह ही कंसिडर करते हैं बेटा। ओके, moving towards the next question. Okay, so we have a new chapter now, that is the admission of a new partner. theoretical questions और भी हैं बेटा, जिनको हम और क्लासेस में आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। इनमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो कि आपके एमसीक्यूज में आते हैं। ओके, सो बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस साथ हमारा बने रहेगा तो हम बिल्कुल मिशन 100 को कैसे भी करके अचीव करके रहेंगे। ओके, सो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, पहला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मस्ट एग्री ऑन, कि भाई अगर कोई भी नया पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को एग्री किया जाना चाहिए किस चीज के लिए? न्यू पार्टनर्स कैपिटल के लिए, या फिर न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर रेशियो के लिए, और इट इज द गुडविल वैल्यूएशन, या फिर सारी चीजें। तो भाई देखो, नया पार्टनर जब भी आता है तो बहुत सारी हम कंसेंट सबका सबसे पहले तो लेते हैं, चाहे वो बात हो कैपिटल कितनी लाएगा, चाहे वो बात हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, राइट, इन सब के लिए सबका कंसेंट अग्री किया जाता है, लिया जाता है, तभी जाकर के नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ admitting a new partner on the capital account of the existing partner, right?
कि भाई क्या इफेक्ट होगा नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो भाई क्या होगा, सो दे आर एडजस्टेड बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल। ये हमने सीखा था कि भाई हम फर्म की गुडविल निकालते थे, फर्म की हम न्यू कैपिटल निकालते थे ऑन द बेसिस ऑफ नए पार्टनर। नया पार्टनर कितना पैसा लेकर के आया, कैपिटल कितना लेकर के आया, उसी के बेसिस पर हम पूरी फर्म की जो न्यू कैपिटल है उसको कंसिडर करते थे। फिर हम दोबारा से कैलकुलेशन करते थे कि अब हमारे पार्टनर्स का, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कितना शेयर ऑफ कैपिटल बन रहा है। अगर ज्यादा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है देन द रिक्वायर्ड, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है उसको विड्रॉ कर लिया जाता था। और अगर कम पैसा इन्वेस्टेड है देन द रिक्वायर्ड, तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा अमाउंट को वो पार्टनर लेकर के आता था। ये हमने सीखा था। दैट इज दी नए पार्टनर के आने पर हम क्या करते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो इफ अ न्यू पार्टनर brings in cash the capital of new partners recorded in the books as। अच्छा, कोई नया पार्टनर आया, डेफिनेटली दो चीजें वो लेकर के आता है मेजरली। पहला क्या है, पहला है कैपिटल, सेकंड पार्ट इज द गुडविल पार्ट, राइट। तो दो चीजें वो लेकर के आता है। जब भी वो दो चीजें लेकर के आएगा तो उसके पैसे को हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, दैट इज क्रेडिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कि भाई हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैश या फिर बैंक। क्या यही इसका सही आंसर है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। यहां पर करेक्ट ऑप्शन विल बी द डेबिट टू द कैश और बैंक अकाउंट। की हम क्या करेंगे भैया, कैश या जो हमारा बैंक अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं, जो भी नया पार्टनर है जो कैपिटल लेकर के आ रहा है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। ओके, moving towards next question, the amount paid for goodwill by the new partner is distributed among the existing partner। भाई नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर के आया है एग्जिस्टिंग पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो क्या रहता है, तो वो क्या है, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और इट इज द PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वेदर इट इज बेस्ड ऑन द अग्रीड रेशियो, कि भाई जो हमने अग्री किया है वही वो रेशियो है, या फिर फाइनली इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो यस, फाइनल आंसर फॉर दिस विल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि हम जो भी हमारा न्यू पार्टनर का गुडविल का अमाउंट होता है उसको हम किस रेशियो में बांटते हैं, दैट विल बी दी प्रॉफिट शेयरिंग, राइट। ओके नाउ, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा होगा बेटा, तो कहना था अमाउंट पेड फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर्स डिविडेंड अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा होगा, वो होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। यहां पर ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, तो कौन सा रेशियो में बांटी जाती है गुडविल को, ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Here we have next question, when a new partner is admitted। जब भी हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, the profit sharing ratio of the partner is। तो भाई नए पार्टनर के एडमिट होने पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे, क्या चेंजेस में आते हैं, उसको क्या चेंज कर दिया जाता है, एज अग्रीड अपॉन द न्यू पार्टनरशिप डील, या फिर बिल्कुल भी कोई उस पर असर नहीं होता, या फिर थर्ड इसका ऑप्शन दैट इज ऑलवेज हमेशा इक्वल रहता है, और वेदर इट इज डिटरमिन्ड बाय द न्यू पार्टनर। कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है जी। So yes, definitely the correct option for this will be changed as agreed upon the partnership deed. That will be the correct option for this question. Okay. Now moving towards the next question, which is if the new partner brings in goodwill in cash, the goodwill credited to। अगर नया पार्टनर जो गुडविल लेकर के आता है उस गुडविल को हम कहां पर क्रेडिट करते हैं, तो यस दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर गुडविल अकाउंट में, या फिर बैंक अकाउंट। So for us, the correct option will be B, which is the existing partners capital account. Okay. Moving towards seventh question of chapter admission. It says when a new partner is admitted, revaluation of assets and liabilities necessary to। आप नया पार्टनर जब भी आता है तो हम जितने भी हमारे assets and liabilities हैं उनको हम रीवैल्यू करते हैं, दोबारा से देखते हैं कि आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, पर क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। सो एडजस्ट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इसके लिए, या फिर करंट वैल्यूज क्या हैं उनको हम बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करें, इसके लिए ऐसा किया जाता है। और द करेक्ट ऑप्शन दैट इज इंक्रीज द गुडविल ऑफ द फर्म, की हम गुडविल फर्म की इंक्रीज करना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है, या फिर लास्ट ऑप्शन विच इज चेंज द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो डेफिनेटली जब भी नया पार्टनर आता है तो हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्यों करते हैं, ताकि बैलेंस शीट में एक करेक्ट वैल्यू उसकी निकल के आए। तो फॉर अस B will be the correct option. Okay. Here we have question number 8 now. When a new partner is admitted, the existing partner's capital account may be। देखिए
जब एक नया पार्टनर आए तो पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या वो इंक्रीज होता है, क्या वो डिक्रीज होता है, क्या एडजस्टेस बेस्ड ऑन अग्रीड रेशियो होता है या फिर रिमेन द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली नए पार्टनर के आने पर एडजस्टमेंट की जाती है अग्रीड रेशियो को लेकर के। ओके, और दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर एडमिशन विच इज इन द केस ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन, जब भी एक नया पार्टनर आता है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जब कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, राइट, सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, तो उस समय पर प्रॉफिट शेयर रेशियो का क्या किया जाता है। सो हियर वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस डेफिनेटली पहले इस बात कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इक्वल अमंग ऑल पार्टनर डिसाइडेड बाय द सीनियर मोस्ट पार्टनर, या फिर बेस्ड ऑन अग्रीमेंट ऑफ द न्यू पार्टनर। सो भाई नो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो डेफिनेटली जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल अमंग ऑल द पार्टनर्स, दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, moving towards next question, that is if the new partner is given 1/5 share in the profit, जितना भी शेयर है हम बात कर लेते हैं, let the total profit be 1, ठीक है, अगर पूरा प्रॉफिट हमारा 1 है उसमें से 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है, राइट, उस नए पार्टनर को दिया गया, एंड द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर टू डिवाइड द बैलेंस, और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको हमने क्या कहा कि जितना बचा हुआ प्रॉफिट है, भाई 1 में से अगर 1/5 चला गया तो बचा कितना, 4/5, राइट, इतना जो पार्ट है प्रॉफिट का वो बाकी के पार्टनर से बांट दिया जाएगा। सो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स वुड बी, क्या होगा नए प्रॉफिट शेयर रेशियो में क्या होगा, तो इन द सेम रेशियो वो रहने वाला है जैसे एडमिशन के टाइम पे था, या फिर इंक्लूड किया जाएगा नए पार्टनर के शेयर को, इक्वल अमंग द पार्टनर्स रहेगा, या फिर डिसाइडेड बाय द कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यस डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी एडजस्टेड टू इंक्लूड द न्यू पार्टनर्स शेयर, कि भाई इसको एडजस्ट किया जाएगा ताकि नए पार्टनर के शेयर को इंक्लूड किया जा सके। ओके, मूविंग टुवर्ड्स our next chapter, that is the retirement and death of a partner, right? रिटायरमेंट डेथ के भी कुछ ऐसे ही एमसीक्यूज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट एमसीक्यू, द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर हम बात करें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तो वो क्या है, सो क्या कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म हो जाता है, या फिर चेंज इन द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म होता है, या फिर चेंज इन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, या फिर ऑल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होता है। तो यस डेफिनेटली जब भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है तो चेंज इन ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, कोई पार्टनर की अगर डेथ होती है तो क्या होता है, सो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है क्या, या फिर जितने भी लिक्विडेशन बेस्ड ऑन द विल ऑफ द डिकीज, कि भाई जो मरा उसके लिक्विडेशन उसके हिसाब से ही की जाती है, उसके विल के हिसाब से, या फिर कंटिन्यूड एज पर पार्टनरशिप डीड ऑन एग्रीमेंट, कि भाई हम उसको वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा कि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और लास्ट ऑप्शन विच इज ऑलवेज डिसॉल्व, कि भाई हमेशा ये डिसॉल्व हो जाती है। व्हाट दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी कंटिन्यूड एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। मैंने पहले ही बताया था किसी भी पार्टनरशिप के लिए बाइबल है एक तरीके से अग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड, क्योंकि उसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे होता है ना, वैसे ही उसी के बेसिस पर ही सारे पार्टनरशिप के अग्रीमेंट्स, फ्यूचर ड्यूटीज, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है वो सब उसी के बेसिस पर ही किया जाता है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, कोई एक पार्टनर अगर रिटायर हुआ तो फर्म का क्या होगा, फर्म में कंटिन्यू विद रिमेनिंग पार्टनर्स की जो फर्म है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को लेकर के कंटिन्यू कर रही है, वेदर वो फर्म क्लोज हो जाएगी, या फिर इट विल फाइल फॉर बैंक्रप्सी, की अब वो दिवालिया जिससे आप बोलते हो, राइट, बैंक्रप्ट के लिए वो फाइल करेंगे, या फिर चेंज इट्स नेचर ऑफ बिजनेस, कि नहीं अब वो बिजनेस को ही चेंज कर देंगे, नहीं बेटा। सो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ में उस फर्म को चलाया जाएगा। सपोज कीजिए फर्म है ABC लिमिटेड, राइट, बी अगर सपोज कीजिए इसमें से रिटायर हो जाता है, कोई बात नहीं, ए और सी अब ये फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, so this will be the correct option for us. Here we have, in the case of the partner's death, the amount payable to the deceased partner is calculated based on,
जब पार्टनर की डेथ होती है तो हम किस अमाउंट, किस रेशियो में या किस परसेंटेज से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको अमाउंट कितना दिया जाना चाहिए। तो यस, हम लेते हैं द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट, उसका एवरेज, और जिस डेट को डेथ हुई वहां तक का कितना उसका पार्ट बन के आ रहा है, उसी के हिसाब से पेमेंट किया जाता है प्रॉफिट शेयर का। ओके, क्वेश्चन 5, द पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्ट ऑफ द गुडविल इज मेड, किस रेशियो में या कैसे हम उसको पेमेंट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का, राइट। तो कहता है भाई इन ओनली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन के हम ऐसा करते हैं, या फिर ओनली इफ द रिटायरिंग पार्टनर रिक्वेस्ट, और इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल, और फाइनली इट इज नॉट पेबल टू अ रिटायरिंग पार्टनर। डेफिनेटली इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, कहता है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल, की फर्म की जितने भी गुडविल है उसी के हिसाब से ही हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन वी हैव द इवेंट ऑफ पार्टनर्स डेथ, अगर पार्टनर की डेथ होती है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डेथ, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ टू द एंड ऑफ द ईयर, ओनली फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, या फ्रॉम द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, नहीं, जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई, राइट, और जिस डेट को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, सपोज की जब हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2025 को, और किसी पार्टनर की डेथ होती है सपोज की जब 1 जुलाई को, तो हम 30 जून तक का जितना भी प्रॉफिट्स हैं वो हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ओके, फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 7, सो अपॉन अ पार्टनर्स डेथ, किसी भी पार्टनर की डेथ होने के बाद में अगर कोई विल नहीं बनी हुई है तो डिकीज पार्टनर शेयर विल बी ट्रांसफर टू, तो डिकीज पार्टनर का जो शेयर है उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है? यस, द पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स को दिया जाता है, या फिर लीगल हेयर्स जो है जिसके लिए हम एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाते थे, जो याद करेंगे हम, राइट। थर्ड है द गवर्नमेंट, या फिर द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। तो दैट्स डेफिनेटली द हेयर्स ऑफ द डिकीज्ड पार्टनर, इसके बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके। ओके, सो हियर वी हैव व्हेन द पार्टनर रिटायर्स, कि कभी कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है, देयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, तो उसके कैपिटल अकाउंट को कैसे हम डेबिट करते हैं, आइए देखते हैं। द पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, द पार्टनर शेयर ऑफ रीवैल्यूड एसेट्स, या फिर एनी आउटस्टैंडिंग अगर लोन्स हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, डेफिनेटली सारी ही चीजें इसमें की जाती हैं, तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ओके, moving towards the next chapter, that is the dissolution of the partnership firm। देखिए, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक जबरदस्त अकाउंट भी अपन इसमें बनाना सीखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो वो भी कैसे बनाया जाता है, साथ ही साथ जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स में, सपोज कीजिए चैप्टर नंबर 1 है हमारा पार्टनरशिप का, उसमें जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सेकंड चैप्टर हुआ एडमिशन, उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये सारे अकाउंट्स को हम एक और क्लास में हम सीखेंगे, राइट। ये सब लाइंड अप है आपके लिए, राइट, बने रहिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बार बार, तभी आपको पूरा जो इसका प्रॉफिट है, जो सबसे ज्यादा इसका फायदा है, वो आपको हो पाएगा। ओके, सो फॉर दिस रिजोल्यूशन हम आज स्टार्ट करेंगे, इसका जितने भी एमसीक्यूज हैं थ्योरेटिकल, वो हम आज डिस्कस करते हैं। ओके, सो व्हाट इट सेज, द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय, किसी पार्टनरशिप को आप कैसे डिसॉल्व कर सकते हो, आइए देखते हैं। फर्स्ट है म्यूचुअल अग्रीमेंट से, कोर्ट ऑर्डर से, एक्सपायरी ऑफ पार्टनरशिप टर्म का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, डेफिनेटली तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो फॉर दिस ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि भाई अगर लीगली पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है या ऑर्डर बाय कोर्ट डिसॉल्व करना है, तो क्या क्या केसेस है वो आपको बताने होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये भी आता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रैक्टिकल को तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, राइट, लेकिन हम अकाउंट्स का मतलब केवल और केवल बेटा प्रैक्टिकल नहीं है। इवन मैं अकाउंट्स की बात नहीं करूं, कोई भी सब्जेक्ट में केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए ऐसा नहीं होता, थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। तो थ्योरी को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और हम छोड़ करके आ जाते हैं या फिर गलत कर देते हैं लैक ऑफ नॉलेज के चलते, इसीलिए हम आपके साथ में बने। सो व्हेन द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, जब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पे ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, की जितने भी लाइबिलिटीज फर्म की है वो सब पे ऑफ कर दें। रियलाइज द एसेट्स ऑफ द फर्म, की जितने भी एसेट्स हैं रियलाइज कर दें, उनको बेच दें, या फिर डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, और वेदर इट इज पे द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तो यस, डेफिनेटली हम जितने भी एसेट्स हैं उन सबको पहले रियलाइज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन थर्ड, फॉर the order
ऑफ द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ड्यूरिंग डिसोल्यूशन इज, भाई जो ऑर्डर है मतलब कैसे हम क्लेम्स को सेटल करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, वो हमारे को ऑर्डर दे रखा है, राइट। तो पहले सबसे पहले क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सेटल करते हैं? नहीं भाई। क्या लायबिलिटीज को सबसे पहले सेटल किया जाता है? नहीं। सबसे पहले क्रेडिटर्स जो है उनको सेटल किया जाता है। यस, ये और ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या दे रखा है। तो पहले क्या लायबिलिटीज को सेट ऑफ करते हैं या फिर पार्टनर्स कैपिटल? देखिए बाहर वालों को पहले सेटल किया जाता है, तो फॉर दिस लायबिलिटीज को पहले सेटल किया जाता है। और यस, यहां पर सी आंसर यही हमारा करेक्ट ऑप्शन सीधा सीधा होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप? क्या इनमें से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए रीजन नहीं है? आइए देखते हैं। पहला, म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स की पार्टनर्स ने म्यूचुअली अग्री किया हुआ है, या फिर सेकंड इट इज डेथ ऑफ अ न्यू पार्टनर अनलेस द एग्रीमेंट स्पेसिफाइज अदरवाइज। देखिए ये भी होता है। थर्ड इज इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, दिस कैन आल्सो बी एन करेक्ट ऑप्शन। बट यस, यहां पर नॉट अ रीजन ऑफ डिसोल्यूशन क्या नहीं है? तो जब एक नया पार्टनर आता है, राइट, तब फर्म डिसॉल्व नहीं होती। ओके, तो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। Question number 5, when a partner's capital account shows a credit balance during the dissolution, it indicates that किसी भी partner's capital account में अगर credit balance given है तो क्या क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, क्या डिस्प्ले करता है? तो आइए देखते हैं। The partner is entitled to receive money from the firm। भाई डेबिट था तो हमने विड्रॉ ज्यादा किया था, क्रेडिट है तो यस फर्म को पैसा देना ज्यादा है पार्टनर को बकायदा उससे लेने के, तो यस ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कंसेप्ट वाइज अगर आप स्टडी करते हो बहुत ही ज्यादा आपको आसानी होगी, कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दी जाए इजीली आप अटेम्प्ट कर पाते हो। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। देखिए कोई भी फर्म है डिसॉल्व हो चुकी है इंसॉल्वेंसी के चलते, इंसॉल्वेंसी मतलब बैंकरप्सी, राइट, दिवालिया हो जाना, राइट। तो अगर दिवालिया होने के चलते कोई भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, इंसॉल्वेंसी इज ट्रीटेड एज, इस इंसॉल्वेंसी को हम कैसे ट्रीट करते हैं आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज अ फर्म अ फुल डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि हम पूरी की पूरी जो फर्म है उसी को डिसॉल्व कर देते हैं, पूरी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाता है। या फिर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको बदल दिया जाता है। और इट इज चेंज इन द फर्म्स कैपिटल, की भाई जो भी फर्म की कैपिटल है उसमें कोई चेंजेस आते हैं। और फाइनल विच इज अ रीजन टू रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, की सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखे जाते हैं। तो यस डेफिनेटली फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन विल बी अ फुल डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, की जो पूरी फर्म है वो डिसॉल्व होती है अगर ऐसा कोई केस होता है तो, राइट। Moving towards question number 7. In the dissolution of the partnership, the payment of liabilities is done in the following order. अच्छा, हम कैसे liabilities को pay off करते हैं? ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हमने बात करी थी पहले कि हम कैसे सेटल करते हैं अकाउंट्स को। आज हम देख रहे हैं कि हम liabilities को कैसे पे ऑफ करते हैं, राइट। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है क्रेडिटर्स, देन पार्टनर्स लोन एंड देन कैपिटल अकाउंट्स, और पार्टनर्स लोन्स, उसके बाद में क्रेडिटर्स, फिर कैपिटल अकाउंट। देखो क्रेडिटर्स बाहर, राइट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं, तो पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज होते हैं उसको क्लियर किया जाता है। तो यहां पर क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो दिस कैन नेवर बी एन करेक्ट ऑप्शन। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स, फिर से यहां पर क्रेडिटर्स बाद में, दिस विल ऑल्सो नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन। यहां पर लाइबिलिटीज पहले, क्रेडिटर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस ऑल्सो नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन। तो फॉर अस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो आया that is creditors, then partners loan and then finally capital. Okay, here we have question number 8, which is the dissolution of a partnership by the court can occur if, भाई किसी भी पार्टनरशिप की हम डिसोल्यूशन की बात करें तो वो कैसे हो सकता है, कोर्ट के द्वारा कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है द पार्टनर्स डिक्लेयर्ड मेंटली अनसाउंड, कि भाई जो पार्टनर है उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये क्या है, ये मेंटली अनसाउंड पर्सन है। अनसाउंड मतलब जिसको मतलब अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती, राइट, इनकैपेबल ऑफ थिंकिंग गुड और बैड, राइट, तो वो हो गया अनसाउंड माइंड का। अ पार्टनर हैज बीन गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई गलत काम किया उसके लिए गिल्टी किसी पार्टनर को पाया गया है। और थर्ड ऑप्शन विच इज द फर्म बिजनेस इज इलीगल, कि भाई
फर्म का जो बिजनेस है वही इलीगल है। पहले जो बताया था, जो लिखा हुआ था, वो फर्म का बिजनेस अब चेंज हो गया है, अब फर्म का बिजनेस चल रहा है इलीगल। सो क्या यही एक वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? मेरे हिसाब से यहां पर तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, राइट। सो फॉर अस डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑल ऑफ द अबव। इन कैसे कोई भी केस हो, आप डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कोड के द्वारा किया जा सकता है। डिसोल्यूशन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, राइट। बार बार आपको बता रहा हूं मैं, ओके। Here we have question number 9, which is in the case of dissolution of a partnership firm, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का अगर डिसोल्यूशन होता है, द गुडविल अकाउंट शुड बी, तो उस समय पर गुडविल अकाउंट को क्या किया जाना चाहिए? डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, या फिर रिटर्न ऑफ और इट इज क्लोज्ड विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो यस, डेफिनेटली क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, यही इसका ट्रीटमेंट है जो कि हम करते हैं। फिर से आपको थोड़ा सा बात बता देता हूं मैं, कैसे कैसे हमारा रिवीजन का स्ट्रेटेजी रहने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी एमसीक्यूज, दो पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में जैसा कि हम देख रहे हैं आज, ठीक है, ऐसे पार्ट 2 आएगा आपके लिए। और यस, डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपके लिए एक वीडियो बनने वाला है, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज से रिलेटेड जो भी होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। आफ्टर डिस्कशन of this MCQ will move to the numericals part, okay, then also the theory questions पहले हम लेंगे इसमें से कि कितने थ्योरी हमारा पार्ट जो है वो आता है, राइट। क्योंकि हम न्यूमेरिकल फिर भी अटेम्प्ट करके चले जाते हैं, लेकिन थ्योरी को अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है। तो जो प्रीवियसली हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पर फोकस करेंगे हम थ्योरी को, राइट। देन न्यूमेरिकल्स जो है उनको हम लेंगे, एंड फाइनली ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट, इन सब को हम रिवाइज करने वाले हैं, राइट। तो भाई ये सब होने वाला है हमारे ही इस मिशन 100 की सीरीज में, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में। क्लास 12 के लिए बने रहिएगा इसमें लास्ट तक, ओके। सो हियर वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, जब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है बेटा जी, सो एंड एसेट्स आर रियलाइज, और एसेट्स क्या हुए? सारे रियलाइज कर लिए गए। इफ द अमाउंट रियलाइज्ड इज लेस देन लायबिलिटी, अब अगर मान लीजिए कि भाई अमाउंट जो रियलाइज हुआ असेट्स बेच करके वो लायबिलिटी से ज्यादा है, कम है, सॉरी, राइट, लेस देन द लायबिलिटी, तो हमें लॉस हुआ। अब इस लॉस का क्या किया जाएगा? डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर एडेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, और बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स, या फिर फाइनली क्रेडिट टू द क्रेडिटर्स। तो यस, फाइनली द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना बेटा जी हमारे पार्टनर्स का, उसी रेशियो में इसको हम बांट देते हैं, राइट। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ आए होंगे एमसीक्यूज। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड most important theoretical MCQs of chapter 1, 2, 3 and 4, that is comprising of your first book of accountancy class 12। अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा इसमें हम बुक सेकंड, जिसमें इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, एंड वी हैव द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, आरबीएसई से हटा हुआ है, लेकिन अकाउंटेंसी इसमें सीबीएसई में आएगा। Then we have chapter number accounting ratios and cash flow। इन सब से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। सो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, लाइव क्लासेस को भी हमारे अटेंड कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें, ओके। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।